ना कोई घोषणा ना कोई वादा, पुरानी पटरी को किया चमकाने का दावा। खत्म हुआ नई घोषणाओं का दौर, मंत्रालय चला पुरानों को सुधारने की ओर। ये प्रभु की शक्ति है। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। क्या बिना घड़ी बड़ी घोषणाओं के रेल मंत्री की चुनौतियां ज्यादा बड़ी हो गई हैं? क्या मौजूदा सुविधाओं को बेहतर करना ही आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है? और क्या आज के लोगों को रेल मंत्री का यह अंदाज पसंद आएगा? आज बिग बुलेटिन में हम इससे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख ले लीजिए। हे प्रभु, आपकी पेशकश अनोखी और पहल सामान्य है। न किराया बढ़ाया, न रेल चलाई, बस जंग लगी पटरियों को नया बनाने का बीड़ा उठाया। How to improve quality of life in journeys? Madam, I am happy to say, and I am sure all my house will join me, I have not increased the passenger fares. We are directing our efforts to make travel on Indian Railways a happy experience with mix of several initiatives. धरती के प्रभु ने आसमान के प्रभु से पूछा एक सवाल, फिर उनके दिमाग में आया ऐसा ख्याल, कहे जमाना कुछ भी, भले नहीं चले नई रेल, लेकिन मौजूदा सुविधाओं को नहीं होने देंगे फेल। पर मेरे मन में सवाल उठता है, ये प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। तब ये प्रभु ने सोचा कि गांधी जी जिस साल भारत आए थे, उनकी शताब्दी वर्ष में भारतीय रेल को एक भेंट मिलनी चाहिए कि परिस्थिति बदल सकती है, रास्ते खोजे जा सकते हैं। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा नेटवर्क, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी विशाल मैन पावर, इतनी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, तो फिर क्यों नहीं हो सकता रेल का पुनर्जन्म? आगे बढ़ने से पहले वर्तमान को बेहतर बनाने का आइडिया बढ़िया है। जनता को लोक लुभावन वादों से दूर रहने का आइडिया अच्छा है, लेकिन सवाल है कि ये आइडिया नए दौर में कितनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाएगा। रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो इस बार का रेल बजट कई मायनों में बड़ा खास रहा है। कोई घोषणाएं नहीं हुई, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का इंतजार था कि संभवतः इस बार बीजेपी की सरकार सुरेश प्रभु जो बतौर रेल मंत्री उनके क्षेत्र में एक रेलगाड़ी की सौगात दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फोकस रहा कि पुरानी चीजों को पहले हम एक रास्ते पर लेके आएंगे, उसे सही ढर्रे पर लाएंगे, फिर हम आगे समीक्षा करके नई घोषणाएं करेंगे। आखिरकार इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया जनता की हो सकती है, इसे पर आज चर्चा करेंगे। सुमन शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता, राम नारायण मीणा साहब कांग्रेस पार्टी के नेता, मानचंद खंडेला आर्थिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ जयपुर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज की इस चर्चा की शुरुआत में अमिताभ जी से करूंगा। अमिताभ जी, क्या कहेंगे? कोई घोषणाएं नहीं, लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ शायद स्पेशल होगा, शायद यही स्पेशल हो गया कि कोई ऐलान नहीं किया इन्होंने। देखिए, मैं कहूं, अगर सुरेश प्रभु की जगह वेंकैया नायडू रेल मंत्री होते या कलराज मिश्रा रेल मंत्री होते या सदानंद गौड़ा ही रेल मंत्री रहे होते, तो ये ऐसा बजट नहीं आता। ऐसा बजट लाने के लिए जो साहस चाहिए वो राजनीतिक लोगों में नहीं है। नहीं, भारत की राजनीति के हार्डकोर पॉलिटिशियन जो है ना, वो इस कहावत को कतई चरितार्थ नहीं कर पाते कि लीक क्षण तीनों चले, शायर सिंह सपूत। वो लीक नहीं छोड़ते। बोले रेल बजट का मतलब आमान परिवर्तन की घोषणा, 500,000 आमान परिवर्तन की लिस्ट पढ़ना है रेल मंत्री को, 1,000 सर्वे की लिस्ट पढ़नी है, ताकि सर्वे बताशा है मंदिर के बाहर खड़े हर आदमी को मिल जाए। बोले भाई मीणा जी की भी चिट्ठी आई थी, बोले मीणा जी के इलाके में सर्वे करा दो, चलो कुछ नहीं तो काम हो ना हो सर्वे करा दो, कुछ तो चेहरा चमकेगा, ठीक है। और अंत में 150 ट्रेनें पढ़ दो, वो चले नहीं चले इसकी चिंता नहीं करो। शास्त्री जी जो ट्रेनें पढ़ गए वो नहीं चली मल्लिकार्जुन खड़गे के जमाने तक पूरी, लेकिन ठीक है। ये जो लीक को छोड़ना था ना, ये चुनावी राजनीति के चक प्रपंच में फंसा राजनेता नहीं कर सकता था। सफल हो गए असफल हो गए प्रभु, ये 5 साल में तय हो जाएगा। किसी देश के इतिहास में 5 साल कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं, लेकिन ये यथास्थिति टूटनी चाहिए थी।
भारत की रेल का जितना दुरुपयोग राजनेताओं ने किया, अपने घर के खूंटे से बंधी गाय की तरह, उतना दुरुपयोग किसी ने नहीं किया। मुझे रेलवे बोर्ड के अधिकारी बताते रहे कि मंत्री जी बुलाते हैं, सुनने को तैयार नहीं होते। बोले मैंने कहा वहां ट्रेन चलाओ, जाके चलाओ, मंत्री मैं हूं कि तुम। तो उसमें व्यवहारिकता का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। ऐसी ऐसी जगह हॉल्ट हो गए हिंदुस्तान में, जहां दिन भर में खंडेला साहब 20 लोग चढ़ने उतरने वाले नहीं, वहां भी हॉल्ट करा दिया नेताजी ने। अपने क्षेत्र के लोगों से बोल के गए कि दिल्ली जा रहा हूं, मंत्री से मिलूंगा, वहां भी अनाउंसमेंट कराता हूं, चिंता नहीं करना। हमारे टैक्स का 10 लाख रुपया महीना उसमें फूक रहा है, 10 लाख रुपया महीना फूक रहा है। वो आधा किलोमीटर आगे या पीछे जाके ट्रेन नहीं पकड़ सकते 20 लोग। बोले ना मंत्री जी की मूंछ का सवाल है। ऐसे नहीं चलनी चाहिए रेल व्यवहारिकता के धरातल पर चलनी चाहिए। 2 हिस्सों में रेल बजट को बांटिए। एक हिस्सा वो गरीब आदमी जिस दर्जे में यात्रा करता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत के सरकार की होनी चाहिए। बाकी जो अपर क्लास है वो, और जो टेक्निकल साइड है रेल का, वो राजनीति से दूर होना चाहिए। राजनेताओं के अनावश्यक दखल से दूर होना चाहिए। टेक्निकल एक्सपर्ट्स तय करें ट्रेन का हॉल्ट यहां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितने ट्रैफिक मिलेगा यहां। जिस इलाके में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है वहां ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन वहां का नेता अगर कमजोर है तो वहां जहां का नेता जबर है वहां ट्रेन चली जाएगी। ट्रेन ना हो गई, गांव की बकरी हो गई, कोई भी हाक ले गया। मैं कम से कम प्रसन्न हूं कि सुरेश प्रभु मंत्री रहे। एक नई चीज तो आई सामने हिंदुस्तान के। अगर इससे संसाधन जुटते हैं और भारत की रेल की स्नायु तंत्र में जो जकड़न आई है वो खुलती है, रक्त का प्रवाह ठीक होता है, तो यकीन मानिए भारत का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। रेल का कोई विकल्प नहीं है, रेल अपरिहार्य है। इस अपरिहार्य चीज को स्वस्थ रहने दीजिए, इसके फेफड़ों को चोक मत करिए। 68 साल में हमने देखा पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स ने रेल का नुकसान किया है। रेल मंत्री ने यह नहीं कहा कि मैं नई ट्रेन नहीं दूंगा। उन्होंने कहा समीक्षा के बाद इसी बजट सत्र में लाओ, संसद के सामने रख दूंगा। कोई बुरी बात है क्या? एक सांस में 100-200 नाम क्यों पढ़ जाए? कोई जरूरी है? और जिन्होंने पढ़े उन्होंने क्या किया? उन ट्रेनों की दशा दुर्दशा क्या है? इस सबसे अच्छा फैसला, हर ट्रेन में जनरल पैसेंजर के लिए 2 डब्बे अतिरिक्त लगेंगे। 24 से 26 हो गए डब्बे। अब यह फैसला ज्यादा अच्छा है बनस्पत नई ट्रेन के घोषणाओं के। कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं पड़ा भारत सरकार पर और 2 डब्बे और लगेंगे। 10 नई ट्रेन चलाने से अच्छा पुण्य कार्य यह है जो हुआ है। कंडिला साहब, ये जो मिथ तोड़ने की कोशिश की है, ये कितना कारगर होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, ये शायद भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस कदम की सराहना की जा सकती है। देखिए, जो बात ये कहेगा ना कि पॉलिटिशियन जो है वो जबरदस्ती ले जा रहे हैं ट्रेन, ये उसको उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन एक बात नहीं तोड़ी कि जो अनइकोनॉमिकल जो है रूट्स हैं, जिसमें मान लो मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए खर्च होते हैं और 25 रुपए आपको मिलते हैं, उनको बंद करने की हिम्मत भी आपको करनी चाहिए। आप जो अग्निहोत्री जी जो कह रहे थे वो मैं आपको सामने बताऊं कि 24 घंटे में एक बार रेल जाती है और वहां 20 भी यात्री नहीं हुए और वहां पे क्रिकेट खेलते हुए मिलते हैं, विजुअल दिखाया गया है। उनको आप बंद करने की हिम्मत करिए। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो संसाधन है वो अगर आप जनरेट करेंगे तो जो दे सकते हैं उनसे तो करेंगे ना। उनकी भी आपने किराया नहीं बढ़ाया, भाई उनका किराया क्यों नहीं बढ़ाया? सुविधाएं आप देने की बात कर रहे हैं, किराया बढ़ाइए। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां आपने किराया बढ़ाने की बात की वो इसलिए नहीं की कि आप नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। पिछली बार जो किराया आपने बढ़ाया उसके कारण से 2% यात्री कम हो गए। और जहां तक आपने भाड़े के बढ़ाने की बात है, फ्रेट रेट के बढ़ाने की बात है, उससे तो महंगाई बढ़ेगी। और मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं, अभी रेलवे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो रोड यातायात है। यार वहां की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, अगर आप बढ़ाएंगे फ्रेट तो वहां पे और ज्यादा डाइवर्ट होंगे। तो मैं केवल आलोचना वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए जो उन्होंने किया।
लेकिन सवाल ये आता है कि 1,10,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? खंडेला ये साहब आपने नहीं बताया। ठीक, खंडेला साहब अभी मैं उत्तर प्रदेश में 1 घंटा बहस में था, कई अर्थशास्त्री मेरे साथ थे, उन्होंने भी यही सवाल पूछा जी। एक शुरुआत हुई है, आपने एक प्रश्न उठाया कि अनइकोनॉमिकल जो हाउस हैं वो बंद क्यों नहीं हो जाते। मैं आपको बता दूं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, सरकार ने इस बात का एक सर्वे करवाया है मुकम्मल। चूंकि ये फैसला बवाल क्रिएट करेगा, इसलिए ये फैसला पार्लियामेंट में नहीं आया। ये फैसला एग्जीक्यूटिव फैसला होगा और बंद होते जाएंगे। आप देखेंगे 5 साल में हर अनइकोनॉमिक, क्योंकि सुमन शर्मा के गांव का बंद कर देंगे तो ये धरना देंगी, इसलिए उसका अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। भाई कितनी अच्छी बात है, हम सब लोग देखते हैं अनमेन्ड क्रॉसिंग मौत का कुआं है हिंदुस्तान भर में, हजारों लोग महीनों में मरते हैं, गाय बकरी भैंस मरती है। कम से कम इतनी हिम्मत जुटाई 3,500 अनमेन्ड क्रॉसिंग बंद करने की। इंतजाम नहीं कर सकते तो बंद करो। अलार्म की सिचुएशन की स्थिति अनाउंसमेंट किया ना। ये चीजें, इनका कभी हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के स्वागत करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि हमने 68 साल में 27 रेल मंत्री देख लिए। रेल कहां पहुंच गई? माफ करिएगा खंडेला साहब, अंग्रेज 44,000 किलोमीटर की पटरी छोड़ गए थे रामनारायण जी, और हम उसको 65,000 तक ले जा पाए 68 साल में। 68 साल में 65,000 तक ले जा पाए, ये अच्छी बात नहीं ना। मीणा साहब, स्थिति सुधरेगी जिस चीज का जिक्र अमिताभ जी ने किया। क्या चीन से हम कंपेयर करते हैं? चीन हमसे एक वक्त बहुत पीछे था। अमिताभ जी बता रहे कि 68 साल में हम 65,000 नेटवर्क तैयार कर पाए हैं। चीन जबकि 1 लाख क्रॉस कर चुका है, तो आपको एक क्रांतिकारी फैसला लेना पड़ेगा, और शायद सुरेश प्रभु ने लिया है। देखिए, सुरेश प्रभु जी जिस भावना के साथ रेल बजट लेके आए हैं, उस भावना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हर रेल बजट में जिस तरह से आप कैटरिंग के सुविधा बढ़ाने की बात करते हैं, जिस तरह से आप वेडिंग की बात करते हैं, वही बात वापिस आई है। दूसरी बात, डीजल, आप एक तरफ कह रहे हैं कि रोड और रेल इन दोनों में कंपटीशन है। डीजल की जिस तरह से रेट्स कम हुई है, आप फिर भी माल भाड़ा बढ़ा रहे हैं। माल भाड़ा यदि वो भी नहीं बढ़ना चाहिए था, और रेल का ये भी होना चाहिए। दूसरी बात, आप बड़े लोगों को, औद्योगिक घरानों को अपने डिब्बे अपने नाम से देने की, इस तरह से मतलब उनका प्रचार प्रसार करने की करेंगे, और फिर आम जन के लिए जो क्लासेज हैं, उन क्लासेज का बेहतरीन किस तरह से उनको आप क्रमोन्नत करेंगे, ये भी इसमें नहीं है। आपने आवर्स तो कम कर दिए बुकिंग के, आप 24 आवर्स नहीं करते हैं, और कहते हैं कि 5 मिनट में रेलवे का टिकट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? आपने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, साल भर पहले आए मोदी जी, उन्होंने आते ही बुलेट ट्रेन के बारे में बात करी, अब उसका सर्वे आ रहा है। तो ये 5 साल का नहीं है, रेल बजट 1 साल का बजट होता है। उसको आगे बढ़ाने की बात 5 साल की हो सकती है, लेकिन 1 साल का बजट, 1 साल में क्या इन कमी की पूर्ति करेंगे? और इसको वर्ल्ड क्लास बनाने की आप भाषाएं बोल रहे हैं, या वर्ल्ड क्लास इसको कैटेगरी में किस तरह से लाएंगे, ऐसा कोई विजन नहीं है। चलिए ठीक है, ऐसा मेरा इसमें सोच है जी। मीना साहब, मुझे लग रहा है कि सामान्यतः मैं सत्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध ही रहता हूं, और जब कभी मैं ऐसी जोखिम उठाता हूं कि सत्ता के पक्ष में बोलूं, तो बहुत ठोक बजा के सोच कर आता हूं। मैं आज उत्तर प्रदेश में कह रहा था, ये मसला ये नहीं कि मैं भाजपा, मैंने तो कहा कलराज मिश्रा होते तो ऐसे हिम्मत नहीं जुटा सकते थे, वो आरएसएस के आज स्वयंसेवक रहे, फिर भी ये सुरेश ही जुटा सकते थे ये हिम्मत। जो आदमी बाल ठाकरे की इच्छा के विरुद्ध भी फैसला कर सकता हो, उनकी पार्टी में रहते हुए, और मंत्री पद छोड़ सकता हो, ये वही नौजवान ये हिम्मत जुटा सकता है। मीणा साहब, ये बड़ा कलेजा चाहिए, ये सब सियासतदानों में नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि उनका फोटो लगाएंगे, मैं अभी उत्तर प्रदेश में यही बहस कर रहा था। फोटो उसमें कोलगेट की लगे, और चाहे लगे हमदर्द के, हजमोला की, चाहे लगे च्यवनप्राश की, हिंदुस्तान की अखंडता एकता पर क्या असर पड़ रहा है इससे? अगर पैसा मिल रहा है गरीब के लिए पटरी बिछाने का, टोंक तक गाड़ी लाने का, बागेश्वर और टनकपुर को चीन के जवाब में जोड़ने का,
इस पैसे का स्वागत होना चाहिए। वहां किसी का नाम, और कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के मैं भी बहस करके आ रहा हूं यही। आज मुझे लगता है सुमन शर्मा को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत सारी बातें तो मैं कह दे रहा हूं। लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। नहीं, मेरी मजबूरी, मैं देश के साथ खड़ा होता हूं, पार्टियों के साथ नहीं। मीना साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके मुख्यमंत्री गुड़गांव में एक मोनो रेल लाए थे, अच्छा प्रयोग है, मैंने सराहना की। उससे गुड़गांव के आंतरिक सेक्टर्स में ट्रैफिक की समस्या सुलझी है, ठीक है ना। कुल 22 किलोमीटर घूमती है, 6 डब्बों की ट्रेन है। सारे स्टेशन HDFC इंडस बैंक के नाम किए हैं उन्होंने। क्या उससे कोई गुनाह हो गया? नहीं, देश टूट गया, गुड़गांव लुट गया, अंग्रेज आ गए क्या हिंदुस्तान में, आजादी चली गई क्या? नहीं ना, रेवेन्यू का मॉडल बन गया, इसमें कोई गुनाह नहीं। इसका स्वागत कर लीजिए आज। सुमन शर्मा जी, ये सूर्य पूर्व में, आज सूर्य पूर्व में कैसे उदय हो रहा है? ना, मैंने कहा, मैंने, आपने मेरी बात नहीं सुनी। राजनाथ सिंह भी रेल मंत्री होते तो ऐसा बजट नहीं लाते। उनको भी भाजपा देखनी पड़ती, कांग्रेस देखनी पड़ती, लखनऊ देखना पड़ता, तमाम चीजें देखनी पड़ती। वो सोचते नागपुर को भी एक ट्रेन दो भाई, मसला है, गंभीर है। ये केवल सुरेश प्रभु ही कर सकते हैं। आप मेरी बात को तो समझिए। अमिताभ जी, मैं कहना चाहूंगी कि एक भारतीय की आत्मा की आवाज आपकी जुबान से निकल रही है। स्वीकार्यति होने, आप तो बहुत तीखे प्रहार करने वाले पत्रकारों की कैटेगरी में आते हो, किसी को बख्शते नहीं हो, चाहे सत्ताधारी हो, विशेषकर सत्ताधारी को तो हमेशा आप आड़े हाथ लेते हो। तो मैं ये कहूँ कि बदले बदले से मेहरबान नजर आते हैं, और जिसका कारण सुरेश प्रभु हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है कि आपकी जुबान से भारतीय रेल की तारीफ हुई, आपने भारतीय रेल की आत्मा को समझी। मैं आज दिन भर टीवी पे देख रही थी अमिताभ जी कि इस बजट में क्या है। हमें भी उत्सुकता थी, जो 68 साल से मैं देखते आ रही हूँ, छोटी थी उसके बाद बड़ी हुई, कि हर बार कोई नई रेल चलती है, हर बार कोई नई अमान दी जाती है कि ये लाइन यहाँ से जुड़ेगी इतने किलोमीटर तक। कुछ भी ऐसा नहीं था। बाद में जब टोटलिटी की तो मुझे ऐसा लगा, एक बहुत ही देहाती कहावत के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोई घर मुझे मिला, उस घर में किसी छत से किसी कमरे में पानी टपकता है, किसी की खिड़की टूटी हुई है और किसी का फर्श टूटा हुआ है। लेकिन समाज के डर के मारे मैं बाहर की रंगाई पुताई तो करती हूँ, पर अंदर का मैं कुछ काम नहीं करूंगी, क्योंकि बाहर तो हमको चमका के रखना है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय रेल की आत्मा को सुरेश प्रभु ने समझा, और उन्होंने खुलेआम सारा चेहरा सामने रखा कि हमारी रेल ऐसी है और हमारी रेल की मरम्मत की जरूरत है, उनके अंदर के कमरों की, उनके अंदर के बॉगी की, उनके अंदर की दफ्तर की। और ये काम हमारे रेल मंत्री ने किया, जो वास्तव में साधुवाद के काबिल है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे कांग्रेस के मित्र इसका क्रिटिसाइज भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, वजह नहीं मिल रही है। और बहुत सारे अर्थशास्त्री का तो स्वभाव होता है देश में कि ये चीज कहां से आएगा, वो चीज कहां से आएगा। ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका जिज्ञासा बना रहना चाहिए। ये अच्छी बात है। एक सवाल आपने जवाब उसका दे दिया। इन्होंने छोटी छोटी चीजों को लेके जो रेल का बजट पेश किया, और रेल बजट कभी एक साल का नहीं होता है, लेकिन इस बार का बजट जरूर मुझे लग रहा है कि वो 1 ईयर बजट है, जो एक साल में ही पूरा होगा। अक्सर 50-50 साल के बजट जो आपने लाल बहादुर शास्त्री से लेके अभी तक के मंत्रियों की घोषणा केवल कागज में पढ़े गए और सदन में सुने गए, जमीन पे नहीं उतरे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार का बजट ऐसा है अमिताभ जी कि जमीन पे उतरेगा, एक साल में दिखेगा। ऐसा रेल मंत्री को बहुत बधाई देना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोदी जी की भी छाया नजर आ रही है, और बहुत ही सुंदर बजट है। और अगर ये जमीन पे सही तरीके से उतर गया तो हम भारतीय रेल पे सफर करने वालों को गर्व होगा, जब हम रेल के डब्बे में टिकट लेके सवार होंगे और हमारा बेडिंग अगर साफ मिलता है और कॉकरोच चूहे वहां नहीं दिखते हैं, तो सुकून की यात्रा रात में होगी। और कैंटीन से खाना हमें अच्छा मिलता है तो हम सकुशल अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे, इंडाइजेशन के शिकार नहीं होंगे। अगर दो चीजें, स्वास्थ्य और सुरक्षा और स्वच्छता, 3 चीजें हमें मिल जाती है रेल में, तो और सफर में हमें चाहिए क्या। ये तो कर ही सकते थे, पटरी को चमकाने का काम किया है, बायो टॉयलेट की बात की है। आप देखिए प्लेन हवाई जहाज की तरह टॉयलेट को कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो एक मॉडर्निटी के साथ, एक ऊंचे उड़ान के साथ छोटी उड़ान की भी बात करते हुए पूरे रेल को चलाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। खंडेला साहब, मैं बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ बात करूंगा। गुड़गांव में जब मोनो रेल लाने की बात आई, मेट्रो वहां थी ऑलरेडी, लेकिन गुड़गांव चूंकि नया बसा तो आंतरिक ट्रैफिक की बड़ी समस्या थी, मूवमेंट नहीं हो पा रहा था लोगों का।
बसावट घनी हो गई थी, तो कोई रास्ता निकालना था। 2 विकल्प थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास। जमीन तो सरकार ने जुटा दी अधिकारों का प्रयोग करके, अधिग्रहण करके। फिर जो खर्चे थे और मेंटेनेंस के जो खर्चे थे उसको भी कहीं लगाना था। 2 विकल्प थे कि टैक्स लगा दे जनता पर मोनोरेल का, या बादशाहपुर इंडस बैंक स्टेशन, हीरो होंडा चौक स्टेशन। वो पहले भी हीरो होंडा चौक कहलाता था, पहले भी इफ्को चौक ही कहलाता था, गुड़गांव वाला। पहली बार थोड़ी ना ऐसा हो रहा है जी, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। कानपुर में लाल इमली चौराहा आज भी है अंग्रेजों के जमाने से। क्या भारत की स्वतंत्रता बिक गई उससे, खंडेला साहब? जी, मुंबई कह लो, बॉम्बे कह लो, फर्क क्या पड़ता है? इसमें समस्या क्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। मैं लेकिन ये कहना चाह रहा हूं जी कि जब समस्या नहीं है तो उन्होंने 4-5 विकल्प क्यों रखे? स्टेट के साथ में करेंगे, कॉर्पोरेट के साथ में करेंगे, तो करेगा, पैसा कहां से आएगा? वही पेंशन और प्रोविडेंट फंड के साथ में पैसा कोई करेंगे। गरीब जनता के साथ नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं सही बात कह रहे साथ होगा, हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बात है ना वो पूरी होगी या मनोकामना कर सकते हैं, लेकिन आशा जो है ना वो उतनी नहीं, खंडेला साहब बात पे नहीं कर। मैं तो बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। मैं आज अमिताभ जी सुमन भाई, गरीब जनता के लिए करार एक मिनट, सुमन जी, मैं सबसे बड़ी जो आलोचना प्रभु की हो रही है वो इसी बिंदु पर हो रही है। मैं उसी को साफ कर दूं। जितना मैं बजट समझा, कम बुद्धि का आदमी, वो ये समझा ट्रेन पर पूरे 2600 डब्बे के आगे पीछे आपके प्रोडक्ट का फोटो लग जाएगा, ठीक? ट्रेन आपके उस पे आपका नाम लिख जाएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका, ठीक? उसके लिए आपको एक पैसा भारत सरकार को देना होगा। इसमें जनता का, सामाजिक न्याय का, समाजवाद का कोई हनन नहीं हो रहा है। थोड़ी कर दी है। हाँ, ये इनोवेशन है, बिल्कुल ठीक। ये भारत सरकार ने इक्विटी ट्रांसफर नहीं की 51% की कि मालिक आप हो गए। और जिस दिन 364 दिन हो जाएंगे ना, 365वें दिन मंडल रेल प्रबंधक, कौन? मंडल रेल प्रबंधक आपका बैनर फाड़ देगा और मीणा जी के प्रोडक्ट का बैनर लगा देगा नए एग्रीमेंट का। इसमें क्या समस्या है भाई? इससे पैसा आ रहा है। अभी तक ट्रेन खाली चल रही थी। ये प्रोजेक्ट, यही फार्मूला मेट्रो ने अपनाया दिल्ली में। क्या समस्या है? क्या समस्या आ गई? क्या उसकी गति धीमी हो गई? एक्सीडेंट करने लगी हमदर्द का विज्ञापन लगाने के बाद? अगर पैसा आ सकता है, कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। पैसा तो 2 ही तरीके से आ सकता है, या तो टैक्स स्वीकार कर ले जनता, या तो टैक्स स्वीकार कर ले। मैंने कहा था पिछली बहस में, कैसे कैसे पैसा आएगा? पैसे के लिए कोई रास्ता तो देना पड़ेगा। आप सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, बोले आप नाच के दिखाओ, तो कैसे नाचेगा? जगह तो दो। अगर आप चाहते हो कि कुछ पटरी बिछे, इन सब चीजों में ज्यादा खर्चा नहीं होता। टॉयलेट में और शैंपू और साबुन रखने में खर्चा होता है, पटरी बिछाने में खर्चा होता है, विद्युतीकरण में। खंडेला साहब, आप तो जानते हो चीजों को। इतना बड़ा अमाउंट कहां से आएगा? अगर एक उदाहरण देता हूं, चारबाग स्टेशन लखनऊ, एक हाइपोथेटिकल बात कहते हैं, मान लीजिए हो गया चारबाग डाबर लखनऊ, या डाबर चारबाग लखनऊ। चारबाग तो रहेगा ही, फर्क पड़ता है। चारबाग तो रहेगा ही, चारबाग तो हट नहीं सकता किसी सूरत में। क्या समस्या है? हमारे एक अर्थशास्त्री कह रहे थे ये निकृष्टतम प्रयोग होगा भारत के सम्मान के साथ। मैंने कहा तो फिर लाल इमली चौक भी हटवाओ भैया। हाँ, लाल इमली वो अंग्रेजों के जमाने से आज तक चला आ रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी आपत्ति नहीं की थी उस पर। हम आप तो छोटे से शहीद हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी उस पर आपत्ति नहीं की कानपुर में। हम आप तो उतने राष्ट्रवादी है नहीं, खंडेला साहब जी। फिर इसमें आपत्ति क्यों हो रही है? मैं समझ नहीं पा रहा। ये एक व्यावसायिक प्रयोग है और ये जरूरत है देश की। आपत्ति इस बात की बिल्कुल भी नहीं है, सोर्सेस को लाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह आता है कि उसकी जो बात, दूसरी बात कर रहा है कि यहाँ करप्शन बिल्कुल नहीं होगा, सफाई व्यवस्था होगी ना। और जो पिछले 9 महीने हम देख रहे हैं, क्या सफाई व्यवस्था हो गई वर्तमान परिस्थितियों में? वो नहीं हुई। अब हम इसीलिए शुभकामना दे सकते हैं, मनोकामना दे सकते हैं। सिचुएशन बदल रहे हैं, उस चीज को स्वीकार कीजिए। तो वक्त लगता है कि अगर जनता ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, आप 9 महीने में हिसाब नहीं मांग सकते। जब वक्त आएगा मांगा जाएगा। हिसाब नहीं मांग रहे हम तो। मीणा साहब, ठीक है, मीणा साहब छोटा सा जवाब। देश की सियासत बदल रही है, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी इस कदम का स्वागत क्यों नहीं कर रही है? क्या हर जगह विपक्षी धर्म ही निभाइएगा?
देखिए वास्तविकता, धर्मराज जी, वास्तविकता की बात करना अपनी भावना बदलना नहीं होता है। आपने करप्शन की समाप्ति के लिए रेल यात्रियों की जो सुविधा की तो बात करते हो, उसका कैसे क्या आपका विजन है ये तो आपको बताना पड़ेगा। अभी आप ही कह रहे थे 24 घंटे तक वो प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा इसका भी तो ध्यान रख लेते आप। तो जो स्थितियां बनी हुई है, इसलिए सवाल कांग्रेस का नहीं है। ये तो जब अमिताभ जी ने कह दिया तो पूरा देश ही मान गया, वो बात अलग है। आज तो सुमन जी का क्यों पक्ष ले रहे मैं समझ नहीं पा रहा। पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन बात ये है कि हमें रेल बजट की अच्छाई के साथ मीणा साहब वक्त हमारा खत्म हो गया, नहीं वाकई कुछ उन बातों को भी देखना पड़ेगा जो आवश्यकता है। कुछ चीजें आज हुई हैं बहुत ऐतिहासिक हुई हैं, अगले 50 साल 100 साल के बाद इस चीज को लोग याद करेंगे, इतिहास में ये दिन दर्ज होगा। अमिताभ जी संपादक टिप्पणी। मैं समझ नहीं पा रहा, अगर हरियाणा में हुड्डा करें तो तारीफ और देश में प्रभु करें तो आलोचना। हुड्डा आपके थे कि नहीं थे? मैं ये अमिताभ अग्निहोत्री का कलेजा है कि हुड्डा की भी तारीफ की और प्रभु की भी की, क्योंकि मुझे ना आपसे टिकट चाहिए ना सुमन शर्मा से चाहिए। ये क्लियर कर लीजिए, मुझे ना गहलोत जी से टिकट चाहिए ना वसुंधरा जी से टिकट चाहिए। मैं तो खुद में फकीर हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? और किसी की नाराजगी और प्रसन्नता की चिंता मैं करता नहीं। मीणा साहब आप मुझे जानते हो व्यक्तिगत तौर पर, करता होता तो राजमहल में रह रहा होता। मैं अपने जीवन जीता हूं, लेकिन इस बजट की मैं प्रशंसा करूंगा, मेरी आलोचना हो फिर भी करूंगा। मेरी बुद्धि ने कहा, मेरे मन ने कहा कि प्रयोग ठीक है। 68 साल में अदूरदर्शी रेल बजट मैंने देखे, राजनीतिकों का कि चाकरी करती देखी मैंने रेल। अदूरदर्शी रेल मंत्री जिन्होंने अपने गांव की बैल और बकरी बना के रख दिया भारत की रेल को, उसके फेफड़े चौक कर दिए आपने। 3 घंटे की दूरी 40-40 घंटे में रेल तय कर पाती है। पूरे 6 महीने रेल पंगु रहती है सर्दी में। कोहरा काटने के लिए जो डिवाइसेस चाहिए उनमें पैसा चाहिए, पैसा है नहीं तो मरिए पूरी सर्दी। 12-12, 14-14, 36-36, 72 घंटे लेट ट्रेन। बच्चे मर रहे हैं, स्त्रियां रो रही हैं, वृद्ध मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं। बोले ना विज्ञापन नहीं लगाने देंगे, ये जान लो, ये समाजवादी सोच के खिलाफ है। लोग मर जाए ट्रेन में वो मंजूर है मुझे, क्यों? सब जगह विज्ञापन लगा ले। राजस्व में पैसा आना चाहिए, वो पैसा गरीब के हित में जाना चाहिए। और एक बात मीणा साहब कहूं, हम आप सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, खंडेला साहब किसी के घर ब्याह में जाते हैं, लड़का लड़की दोनों होते हैं, तो उनको क्या जब जाते हैं तो फूल वूल देते हैं तो क्या कहते हैं? भाई खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ईश्वर कृपा बनाए रखे, यही कहते हैं, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। कोई ये पूछता है, अच्छा ठीक है शादी तो हो गई, चलिए ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल तो जरूर उठाऊंगा इस मंच पर, विवाह मंच पर, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे इसकी क्या गारंटी है? कोई पूछता है बात? 9 महीने बाद हम आप फिर मिलेंगे तो फिर पूछ लेंगे, कहो बेटे कोई खुशखबरी है कि नहीं है? होगा तो आपको रिपोर्ट दिखाई देगा अल्ट्रासाउंड की कि दादा बनने वाले हैं। लेकिन ये बातें कहीं नहीं जाती ना आज के अवसर पर। अगर एक नौजवान ने यह प्रयोग किया है, मैं इस प्रयोग को भाजपा का प्रयोग कह के भी नहीं मानता। भाजपा के सदानंद गौड़ा थे, उनने गोड़ दी थी रेल, उनने भी तो रेल चलाई थी 9 महीने पहले। लेकिन गौड़ा का बौद्धिक स्तर में जानता हूं कितना कम था, तो गौड़ा ये सर बजट था। ये प्रभु है, सुरेश प्रभु। मीणा साहब आपको पता नहीं, मैं उस वक्त बहुत मुख्य धारा में चीजों से जुड़ा था जब वाजपेयी जी के सामने बाला साहब ठाकरे अड़ गए थे कि सुरेश प्रभु को हटाओ। वाजपेयी जी ने प्रस्ताव दिया था कि मैं भाजपा में लेके मंत्री बनाए रखूं। वाजपेयी जी फिर भी ठाकरे नहीं माने थे। उन्होंने कहा ये मेरे नियंत्रण में नहीं चलता, ये कहता है मैं ठीक काम करूंगा। मैंने कहा तुम जो वो करोगे जो मैं कहूंगा। आज की राजनीति में 2-4 जो ऐसे नौजवान हो, उनको हम सब लोगों को हौसला बढ़ाना चाहिए। वो किसी पार्टी में हो, वो आम आदमी पार्टी में हो, वो कांग्रेस में हो, वो भाजपा में हो, किसी पार्टी में हो। इसलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान की 68 साल की मोनोटोनी जो है रेल की, वो अगर टूट रही है तो कोई बुरी बात है क्या? एक बार देखे ही लीजिए, गुड़गांव में कोई नुकसान हुआ क्या? आके देखिए, गुड़गांव सरसब्ज है,
इंडस बैंक बादशाहपुर स्टेशन उस पर लिखा है, और उस स्टेशन का पूरा खर्चा खंडेला साहब इंडस बैंक उठा रहा है। सरकार के पैसा बचा, मतलब हमारा पैसा बचा। सरकार के पास तो बैंक अकाउंट है नहीं, जो हम देते हैं वही उसका पैसा है। ये जनता का पैसा नहीं बचा क्या? HDFC स्टेशन, हीरो होंडा चौक स्टेशन, क्या बुराई है अगर हीरो होंडा वाला उस स्टेशन की, उस ट्रेन की रखरखाव का पैसा खर्च कर रहा है? कोई गुनाह है? आप अपने घर पे मोबाइल टावर लगा लो, तब समाजवाद घायल नहीं होता। पूरे मोहल्ले को बीमारी दे रहे हैं, फिर भी टावर ठोके हुए हैं भैया, और यहां फोटो लग जाए तो आपत्ति है। बोले जी निजीकरण हो रहा है। एक बात समझिए, निजीकरण और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, खंडेला साहब मेरी बात से सहमत होंगे, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और मीणा साहब तो हम सबके बहुत वयोवृद्ध हैं, हम सबसे ज्यादा बहुत अनुभवी हैं, वो इस बात को बेहतर समझेंगे। 51% हकदारी और मुख्तारी, मीणा साहब जिस दिन ट्रांसफर करने की गलती कोई सरकार करेगी, अमिताभ अग्निहोत्री की जितनी हैसियत है उस हैसियत में विरोध करने सबसे आगे खड़ा होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के इस चर्चा में बस इतना। सुमन शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। रामनारायण मीणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मानचंद खंडेला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में बस इतना ही।